Okay. A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to the next lecture of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पिछली क्लास में हमने कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था किस प्रकार कोर्ट ऑफ सेशन में एक डिटेल्ड ट्रायल है जो कंडक्ट किया जाता है। बट उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं वहां पे भी ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। बट वहां पे जो ट्रायल है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। वन इज वारंट्स केस एंड द अदर इज समन्स केस। आपको पता है कि वारंट्स केस का मतलब पनिशेबल मोर देन 2 इयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, और समन्स केस का मतलब होता है लेस देन 2 इयर्स। तो जो ट्रायल बिफोर द मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो हम बांटते हैं दो में, वारंट्स केस और समन्स केस। कोर्ट ऑफ सेशन में ऐसा कोई डिवीजन नहीं था, हाई कोर्ट में भी ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। लेकिन जब हम मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं ट्रायल ऑफ द वारंट्स केस बाय मैजिस्ट्रेट और उसके बाद हम देखते हैं ट्रायल ऑफ अ समन्स केस बाय मैजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रायल ऑफ वारंट्स केस बाय अ मैजिस्ट्रेट। अब सबसे पहले तो ये समझ में आ गया अपने को कि ये वारंट्स केस है जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रहा है, जो आपकी जनरली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंडक्ट भी किया जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्रायल ऑफ अ वारंट्स केस बाय अ मैजिस्ट्रेट। अब जब हम ट्रायल ऑफ अ वारंट्स केस बाय द मैजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो यहां पे भी इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है अ केस दैट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। ये वाला जो प्रोविजन है ये सेक्शन नंबर 261 से 266 तक दिया हुआ है। दैट इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। और दूसरा है अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, विच कैन बी विच कैन बी अ कंप्लेंट केस प्राइमरली, बट कई बार इंफॉर्मेशन केस भी हो सकता है। बट इसको हम जनरली जो है वो कंप्लेंट केस मानते हैं। ये दिया हुआ है आपका 267 से 270 तक। अब दोनों में फर्क ये है, इस बात को समझिएगा कि जब आप इस चैप्टर को देखते हैं, इस पूरे चैप्टर को देखते हैं, ट्रायल ऑफ अ वारंट्स केस बाय अ मैजिस्ट्रेट, तो इसको इस तरीके से बांटा गया है कि फर्स्ट पार्ट जो है उसका ए पार्ट वो कहता है ट्राई इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ट्रायल ऑफ अ वारंट्स केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। फिर कहता है अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट यानी कंप्लेंट, और उसके बाद दोनों का प्रोसीजर जो है वो कॉमन हो जाता है। दोनों का प्रोसीजर जो है वो कॉमन हो जाता है और वो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल की बात करता है। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल की बात करता है, मतलब ट्रायल का कंक्लूजन यहां पे दिया हुआ है 271 से 273। इसका मतलब ये हुआ ये जो है ये दोनों में कॉमन है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर इन अ वारंट्स केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तो पहले 261 से 266 तक पढ़ोगे और उसके बाद 271 से 273 पढ़ोगे। और अगर अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट है 267 से 270 और फिर 271 से 273। सो दैट इज द लॉजिक विद रेफरेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ द पुलिस। तो दैट इज अंडर 271 एंड 273। ठीक है, 271 से 3 तक। तो ये जो बाइफरकेशन है ये आपको समझ में आ गया। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अब इस बाइफरकेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं समन्स केस में पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो इस तरफ हम पुलिस रिपोर्ट वाले प्रोविजन लिखेंगे और इस तरफ हम कंप्लेंट वाले प्रोविजंस लिखेंगे। देखो फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल था इवेंचुअली ट्रायल वही है, लेकिन बस थोड़ा सा उतना लेंदी नहीं है, सारी चीजें उतनी ज्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं है जितनी कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में होती थी। जैसे यहां पे शुरू होता है सेक्शन 261 से। 261 कहता है कंप्लायंस कंप्लायंस विद 230। आपने देखा था 230 में अक्यूज को हम कॉपी सप्लाई करते हैं, पुलिस रिपोर्ट, स्टेटमेंट टू द पुलिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट बाय द कोर्ट, उनको हम सप्लाई करते हैं सेक्शन नंबर 230 में। तो 261 कहता है कि जब भी एक वारंट्स केस आया है दैट इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट विल बी चेक्ड इज कि 230 का कंप्लायंस पूरा हुआ है या नहीं। वंस यू हैव चेक द कंप्लायंस कि सप्लाई ऑफ द कॉपी ऑफ द अक्यूज हो चुका है, उसके बाद यू गो टू सेक्शन 262। 262 में सेम बात वही जो हमने पहले देखी थी कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में। यहां पे आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है, यहां पे आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। और ये डिस्चार्ज की जो एप्लीकेशन है वो अक्यूज के द्वारा विद इन 60 डेज
फ्रॉम सप्लाइंग ऑफ कॉपीज, फ्रॉम सप्लाई ऑफ कॉपी टू द अक्यूज, सप्लाई ऑफ कॉपी से 60 डेज के अंदर जो अक्यूज होता है वो भी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकता है कि साहब क्या नाम है, पुलिस रिपोर्ट आई है या जो एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन के पास है जिसकी मदद से वो केस को प्रूफ करना चाहते हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट इन फैक्ट टू मेक द फॉर्मल चार्जेस, सो आपको मुझे डिस्चार्ज कर देना चाहिए। 262 में डिस्चार्ज की प्रोसीडिंग आती है। उसके बाद 263 कहता है, सेक्शन 263 कहता है, 263 कहता है कि आपको चार्जेस फ्रेम करने हैं। अब यहां पे भी ये सारी जो टाइम लिमिट है, जब आप बात करते हो कि व्हाट आर द चेंजेस अंडर द बीएनएसएस विद रेफरेंस टू सीआरपीसी, तो यही चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अब चार्ज फ्रेमिंग के लिए भी इन्होंने 60 डेज का टाइम जो है वो सेट कर दिया है कि 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग ऑफ चार्ज, 60 डेज के अंदर आपको चार्ज फ्रेम करना है। 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग, फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग ऑफ चार्ज, जनरली फर्स्ट हियरिंग चार्ज की ही होगी बट फर्स्ट हियरिंग ऑफ चार्ज इन्होंने लिखा हुआ है। तो 263 में आपको 60 डेज के अंदर चार्जेस फ्रेम कर दे। उसके बाद एक बार आपने चार्जेस फ्रेम कर दिए तो वही बेसिक चीजें होंगी, द चार्जेस विल बी रेड टू द अक्यूज्ड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड। उसके बाद उसकी प्ली ऑफ गिल्ट ली जाएगी, उसके बाद उसकी प्ली ऑफ गिल्ट ली जाएगी। प्ली ऑफ गिल्ट के बाद अगर सेम बात, अगर वो प्ली ऑफ गिल्ट कर लेता है और कन्विक्शन करना होता है तो किया जा सकता है। अदरवाइज अदरवाइज आप क्या करते हो, आप जाते हो प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे, प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड देन द डिफेंस एविडेंस, देन द डिफेंस एविडेंस। तो सेम चीज है, बस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन ज्यादा नहीं है, सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं। और कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में हर चीज के लिए अलग अलग डेट दी जाती है, एक एक करके लोग अपीयर होते हैं और एक एक करके चीजें होती है, यही फर्क है कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल और वारंट्स। ये हो गया आपका वारंट्स केस का ट्रायल, दैट इज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। अब अगर हम बात करते हैं सर अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, या सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। जो पुलिस रिपोर्ट यानी चार्जशीट पे जो कॉग्निजेंस मतलब ट्रायल होती है, उस पे प्रोसिक्यूशन जब शुरू करते हैं तो सर उनको सिर्फ वही चार्जेस प्रूव करने हैं या मतलब रखने हैं जो चार्जशीट में है। नहीं, उनको उनको बताना है कि पुलिस ने जो चार्ज बनाए हैं, पुलिस ने जो एलिगेशन लगाए, देखो चार्ज बनाने का काम कोर्ट का है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट में एलिगेशंस की एक कंक्लूजन होता है कि भाई हमने इस अपराध के लिए इनको पाया। इवेंचुअली पुलिस रिपोर्ट में ही जो एलिगेशंस हैं या जिस ऑफेंस के लिए बोला गया है उसी पे चार्ज बनते हैं, बट चार्ज बनाना कोर्ट की ड्यूटी होती है। तो अब पुलिस रिपोर्ट में जो भी एलिगेशंस हैं उसी के आधार पे आप समझाते हो कि ये ऑफेंस इसने किया है, तो कोर्ट उस आधार पे चार्ज बनाता है। सर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है, जैसे थेफ्ट का लगाया तो उन्होंने वो तो हंड्रेड हर्ट्स का परसेंट भी हो लगा सकता है, दिया। हमने कल भी देखा था, भले शॉर्ट में देखा था लेकिन आइडिया तो वही था कि चार्ज का कभी भी एडिशन और ऑल्टरेशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है तभी हो, मतलब तभी पावर तो तब भी है, लेकिन जब एविडेंस आएंगे कोर्ट में तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इनिशियली जो पुलिस ने एलिगेशंस लगाए होते हैं उन्हीं के आधार पर हम चार्ज बना देते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एविडेंस आते जाएंगे, चीजें सामने आती जाएंगी कोर्ट के, तो कोर्ट जो है वो इसको आगे अपने चार्ज को अमेंड कर सकता है। वो पावर तो हमेशा है कोर्ट के पास। तो पहले तो वो पुलिस की बात सुन लेते हैं, फिर धीरे धीरे जब चीजें सामने आएंगी तो दे कैन अमेंड अकॉर्डिंगली। उसके बाद सेक्शन 267 यहां से शुरू होता है जो बात करता है कंप्लेंट केस में। सेक्शन 267, अब देखिए 267 कहता है एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। सबसे पहले क्या आएंगे, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन आएंगे, जो कंप्लेनेंट है उसके, ठीक है। और अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो सेक्शन 268 में उसको आप क्या कर दोगे, डिस्चार्ज। क्या कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो। डिस्चार्ज करने के बाद आप चार्ज, अगर एविडेंस सफिशिएंट थे तो 269 में आप चार्ज फ्रेम करोगे, आप चार्ज फ्रेम करोगे, चार्ज फ्रेम करोगे, चार्ज फ्रेम करोगे, प्ली ऑफ गिल्ट भी ले लोगे, प्ली ऑफ गिल्ट भी ले लोगे। प्ली ऑफ गिल्ट लेने के बाद आप एविडेंस ऑफ डिफेंस में जाओगे, एविडेंस ऑफ डिफेंस में जाओगे, एविडेंस ऑफ डिफेंस में जाओगे। दिस इज सेड अंडर सेक्शन 270। तो यहां से आपको सामने सामने दिख रहा है और इसीलिए मैंने आमने सामने बनाया था कि आपको समझने में भी आसानी हो कि हमारे ये जो दो प्रोसीजर हैं इनमें फंडामेंटल फर्क क्या है। तो अब आपको फंडामेंटल फर्क जो है वो समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली क्या होता है कि जब एक केस वारंट्स केस है, इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट है, तो वहां पे जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो लॉट ऑफ रिसर्च के बाद बनती है।
उसमें स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस होते हैं, एविडेंसेस होते हैं। तो उसके बिहाफ पे चार्ज बनाना आसान होता है, क्योंकि पुलिस के पास, कोर्ट के पास काफी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन जब एक कंप्लेंट केस होता है, तो कंप्लेंट केस में अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, जो कि पुलिस जिस तरीके से करती है, या आपके पास एविडेंस डेफिशिएंट है, तो चार्ज बनाने के लिए आपको पहले प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेने पड़ते हैं। सो द ओनली डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है, या एक ही जो मेन डिफरेंस है, कि अगर आप कहते हो कि वारंट्स केस का ट्रायल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट ऑन अ पुलिस रिपोर्ट या अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तो उनमें जो फंडामेंटल फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब चार्ज फ्रेम करना होता है ऑन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तो वहां पे प्रोसिक्यूशन के एविडेंस नहीं लिए जाते हैं डिटेल में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझा सकता है, छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, बट प्रोविजन ये कहता है कि आप डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट, या सामने सामने कोई चीज बताई जा रही है तो उस पर करो। लेकिन ये जो एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन की स्टेज है, ये यहां पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस 265 में आफ्टर चार्ज आ रहा है। लेकिन जब दिस इज अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि कंप्लेंट के केस में, तो एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन पहले आ रहा है, उसके बाद डिस्चार्ज हो रहा है, उसके बाद चार्ज बन रहा है, उसके बाद एविडेंस ऑफ द डिफेंस आ रहा है। तो फंडामेंटल दो अलग अलग क्यों बनाए गए? मतलब अगर आपको वारंट्स केस का ट्रायल करना है तो वो कॉमन हो सकता था, ठीक है, वो ऑन द पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट क्यों किया गया? तो उसका सिंपल कारण है कि जब पुलिस रिपोर्ट का केस होता है तो आपको प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बिना आप चार्ज बना सकते हो, ठीक है, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है इतनी सारी कि चार्ज बनाना वैलिड है। लेकिन कंप्लेंट केस में आपने मेनली कंप्लेनेंट के विटनेसेस को या कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया है, वो भी पक्का से नहीं किया है। तो ऐसे में आप जो ये वाली स्टेज थी उसको पहले कंडक्ट करते हो, और उसके बाद आप डिस्चार्ज कर सकते हो, और डिस्चार्ज नहीं किया तो चार्ज कर सकते हो, चार्ज किया तो उसके बाद एविडेंस ऑफ डिफेंस ले सकते हो। तो दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दिस चैप्टर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद इसी के आगे अगर हम चलेंगे, ये स्लाइड प्लीज ऊपर करेंगे, थोड़ी देर ऊपर दिस वाला दिस पेज। इज हाँ, गिवन इन ऊपर द वाला पेज। नोट्स, बट ओके ओके, ठीक है। बट स्टिल आई जस्ट या वांट टू गेट इसके ऊपर सर। ठीक है, तो उसके बाद ये अपन ने पढ़ लिया 261 से 266, और इधर अपन ने पढ़ लिया 267 से 270। जब आप इस तरीके से लॉ को समझते हो, तो आपको सेक्शन नंबर याद रखना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि डिस्चार्ज कहाँ दिया हुआ है। डिस्चार्ज कोर्ट ऑफ सेशन का जो डिस्चार्ज है ही है, वारंट्स केस में भी दो अलग अलग जगह डिस्चार्ज दिया हुआ है, या यहाँ पे एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन पहले दिया हुआ है, एविडेंस ऑफ डिफेंस लास्ट में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप जब लॉ को पढ़ते हो, तो आपको सेक्शंस को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। अब यहां पे इस स्टेज के बाद सीधा सीधा आएगा सेक्शन 271। 271 आपका बोलता है एक्विटल और कन्विक्शन की, एक्विटल और कन्विक्शन, एक्विटल और कन्विक्शन 271 में होगा। अब एक्विटल और कन्विक्शन हो जाएगा तो फिर बाकी चीजें अपने हिसाब से चलेंगी जैसे होती हैं। अब इसके बाद जो 272 है वो थोड़ी सी अलग बात करता है, और इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ये बात करता है एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट की। किसकी बात करता है? एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट, ये वाला जो प्रोविजन है, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट केस में लगता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट केस में लगता है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट वाले केस में तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट ही होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं प्रेजेंट होगा तो आप डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को लिख सकते हो, जो हमने पढ़ा था। तो उनकी अपीयरेंस तो आप फिर भी कंप्लाई करवा सकते हो, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। हाँ, हाँ रिटर्न में, हाँ मिनी योगी जी, मैं अभी आपको उसको 269 वाले पॉइंट को समझाता हूं कि अक्यूज के पास ये पावर है कि वो एक रिटर्न मेमोरेंडम भी दे सकता है, और सारे विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ भी हो सकता है। प्रोबेबली जब हम 250 352 भी पढ़ेंगे,
तो उसके साथ उसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, बट चलिए मैं अभी बता दूंगा। एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट 272 में कहता है कि अगर कोई कंप्लेंट केस है और उस कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट एब्सेंट है, कंप्लेनेंट जो भी डेट दी गई उस डेट पे कंप्लेनेंट एब्सेंट था, कंप्लेनेंट एब्सेंट है, प्लस जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल है, और नॉट अ, या फिर और नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कंप्लेनेंट अगर एब्सेंट था तो उसको 30 डेज का टाइम देंगे, 30 डेज का टाइम देंगे टू अपियर। अगर वो 30 डेज में भी अपियर नहीं होता है, इन दैट केस यू कैन डिस्चार्ज द अक्यूज्ड, डिस्चार्ज द अक्यूज्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि आपने कोर्ट में कंप्लेंट तो फाइल की, आपकी कंप्लेंट को मान भी लिया गया, और कंप्लेंट होने के बाद द कंप्लेनेंट वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द डेट दैट वॉज फिक्स्ड, तो फिर कंप्लेनेंट को 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर 30 डेज में भी वो नहीं अपियर होता है एंड द ऑफेंस इज ऐसा दैट इट कैन बी कंपाउंडेड, मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस है, या फिर इट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इन दैट केस अगर कंप्लेनेंट 30 डेज में अपियर नहीं होता है तो इन दैट केस द कोर्ट हैज द पावर टू डिस्चार्ज द अक्यूज्ड। ये बात आपको याद रखनी है 272 में, ठीक है। और 272 के साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ जाता है जो 273 आ जाता है। 273 क्या कहता है बेटा? 273 बात करता है कि अगर आपने ग्राउंडलेस एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है, तो आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर आपने कोई भी पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट फाइल करी थी अगेंस्ट एनी पर्सन और उस इंसान का अक्विटल या डिस्चार्ज हो जाता है, दोनों चीज हो सकती है, अक्विटल या डिस्चार्ज हो जाता है, तो जो कंप्लेनेंट है या जिसने भी एफआईआर लॉन्च कराई थी, जो इन्फॉर्मेंट था, उसको शो कॉज नोटिस भेजा जाता है कि आपने बेबुनियाद तरीके से प्रोसीडिंग्स जो है सामने वाले के खिलाफ शुरू करी, तो आपके ऊपर कॉम्पनसेशन क्यों ना लगाया जाए। एंड इफ ही मतलब वो अपना केस कंटेस्ट करता है, अगर नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में द जज हैज द पावर टू अवॉर्ड अ फाइन, जितनी भी फाइन देने की उनकी लॉ के अंदर एम्पावर्ड है उतना फाइन वो उसके ऊपर लगा सकते हैं, और अगर वो फाइन पे नहीं करता है तो उसको 30 डेज के सिंपल इंप्रिजनमेंट में भी डाला जा सकता है, ठीक है। क्या कहता है? कॉम्पनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, विदाउट रीजनेबल कॉज। ये कहता है अगर कोई भी अक्यूज्ड, पहला तो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप सिविल में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पढ़ते हो ना, कि अगर आपने किसी के खिलाफ केस किया और वो बाइज्जत बरी हो गया, मतलब टॉर्ट में भी है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इसको भी आप मान सकते हो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन लेने का जो राइट है वो दिया गया। अगर आप डिस्चार्ज हुए हो या अक्विट हुए हो, दोनों चीज पे लगता है, ऐसा नहीं है सिर्फ डिस्चार्ज पे लगेगा, अक्विटल पे लगेगा। लेकिन समझ में आए कि कोई भी बेस नहीं था उस केस में, प्राइमा फेसाई केस नहीं था, सिर्फ झूठे एलिगेशंस लगाए गए थे, तो ऐसी परिस्थिति में अगर व्यक्ति डिस्चार्ज हुआ है या अक्विट हुआ है, ठीक है, तो जो कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट है उसको शो कॉज नोटिस जाता है। शो कॉज नोटिस का मतलब कारण बताओ नोटिस, इसका मतलब यू एक्सप्लेन द कोर्ट व्हाई वी शुड नॉट पुट फाइन ऑन यू ऑन द कंप्लेनेंट और द इंफॉर्मेंट, इन्फॉर्म, ठीक है, अक्वर्ड ये जाता है। और उसके ऊपर जो फाइन लगाया जा सकता है दैट इज अमाउंट दैट इज एम्पावर्ड बाय लॉ, एम्पावर्ड बाय लॉ, ठीक है। और अगर वो इस फाइन को देने में डिफॉल्ट करता है, नहीं पे करता है, डिफॉल्ट करता है, तो उसके ऊपर 30 डेज का सिंपल इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है, ये बात यहां पे कहते हैं। और एक छोटा सा क्लॉज और है कि अगर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, कोई भी ऐसा फाइन का ऑर्डर करते हैं दैट इज मोर देन 2000 रुपीज, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील लाई करती है एज अ कन्विक्शन, मतलब
अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने 2000 से ऊपर का फाइन किसी के ऊपर लगाया है इस सेक्शन के अंदर, तो ही हैज अ राइट टू अपील एज इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। तो जो अपील के प्रावधान कन्विक्शन पे आते हैं, सेम प्रोविजंस जो है वो जेएमएफसी के 2000 प्लस के फाइन पे आएंगे। तो ये जो सेक्शन है फॉर ग्राउंडलेस एक्विजिशंस कॉम्पनसेशन फॉर अक्यूज विदाउट रीजनेबल कॉज, तो इस पे आप कर सकते हैं। ग्राउंडलेस अरेस्ट पे भी कॉम्पनसेशन मिलता है, बट ये आपने ग्राउंडलेस एक्विजिशन लगा के अगर केस फाइल किया था तो आपको यहां पे मिल सकता है। सो दैट इज द चैप्टर ऑफ द वारंट्स केस। 1000 सर, मेरे हिसाब से तो 2000 है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 273 मेरे हिसाब से तो 2000 है। टू कहीं थाउजेंड ऐसा तो नहीं है कि, हाँ, 2000 टू ही है। थाउजेंड है 2000 है। 2000 ये सर। 2000 ठीक है। जी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इसमें हुआ क्या था ना, मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि हमारा जो बीएनएसएस आया था ना, उसमें क्या हुआ था कि पहले एक बिल आया था बीएनएसएस का, और उसके बाद उसको अब विड्रॉ कर लिया गया था। फिर एक दूसरा बिल आया था जो कि हमारा लॉ बना। तो कई जगहों पे क्या हुआ है ना कि जो फर्स्ट बिल है ना, लोग उसी को यूज करने लगे, हुआ ये। और मतलब मैंने एक वीडियो भी बनाया था। ये जितने लॉ बुक पब्लिकेशन वाले लोग थे, इन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कि सबसे पहले बीएनएसएस का कौन लाएगा मार्केट में, इन्होंने पहला बिल देखा और उस बिल को जो है लॉ में चेंज कर, मतलब उनकी उसकी बुक छाप के दे दी। जबकि वो विड्रॉ हो गया था और उसके बाद एक दूसरा बिल आया था सिर्फ बीएनएसएस के लिए। मतलब बीएनएस और बीएसए में ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन बीएनएसएस में हुआ था। तो उसमें कई सारी चीजें थी जो चेंज हुई, और स्टूडेंट्स को, कई सारे स्टूडेंट्स को देखा जाता है कि उनके बैराक में वो चीज़ गलत लिखी हुई है। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को ध्यान देते रहिएगा। और नहीं तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसमें गैजेट नोटिफिकेशन जो आता है, दैट इज द ऑथेंटिक सोर्स, वो उसको अथॉरिटी माना जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका ट्रायल ऑफ अ समन्स केस बाय ट्रायल ऑफ अ वारंट्स केस। सर मेरा एक वारंट्स, क्वेश्चन है हाँ 272 को लेकर, जैसे अगर कंप्लेनेंट ड्यू टू सम रीजन अगर ठीक है, ये हो गया आपका वारंट्स केस। ठीक है, अब वारंट्स के बाद आता है समन्स केस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर डीलिंग इज ट्रायल ऑफ समन्स केस, समन्स केस बाय मैजिस्ट्रेट। सेक्शन नंबर 274 से 282 तक, ट्रायल ऑफ समन्स केस बाय मैजिस्ट्रेट। देखो, समन्स केस में भी बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं है, बट जैसे सबसे पहली चीज इसमें जो है, फॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं होता है। तो जो कंटेंट्स ऑफ द चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था, या डिटेल जो चार्ज लिखे जाते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। तो पहली चीज जो 274 में लिखी हुई है, वो यही लिखी हुई है कि आपको जो पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस है, पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस है, वो आपको सामने वाले को समझाने हैं, ठीक है। स्टेटेड टू हिम, मतलब उसको बताने हैं, स्टेटेड टू हिम, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ये नॉट कई बार पूछा जाता है, नॉट नेसेसरी टू फ्रेम फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करना जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। फॉर्मल चार्ज फ्रेम करना मैंडेटरी नहीं होता है समन्स केस में, पहली चीज ये। और उसके साथ साथ 274 ही बात करता है कि अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे, हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे। और साथ में ही अगर एविडेंस सफिशिएंट है, चार्ज तो फ्रेम करने नहीं थे, लेकिन उसको पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस बताया गया, तो उससे प्ली ऑफ गिल्ट भी लिया जा सकता है। प्ली ऑफ गिल्ट भी इसी सेक्शन में लिया जा सकता है 274 में। और उसके बाद 275 सिंपली कहता है कि अगर प्ली ऑफ गिल्ट थी तो उस पर कन्विक्शन हो सकता है। कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, सेम प्रिंसिपल अप्लाई। प्ली ऑफ गिल्ट सेम प्रिंसिपल अप्लाई कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है और वो प्ली ऑफ गिल्ट में कन्विक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 276 जो है वो आपकी वही बात करता है कि जब आपने उसके एक्यूज्ड के अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट किया है, या कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड इन पेटी ऑफेंसेस। देखो, होता क्या है कि
हमने पेटी ऑफेंसेस पहले भी पढ़ा था 229 में। अब यहाँ पे लॉ ये कहता है कि कई बार कुछ ऐसे पेटी ऑफेंसेस होते हैं जहां पे अक्यूज भी खुद से खुद उस ऑफेंस को मानने के लिए तैयार है और छोटा मोटा फाइन देने के लिए तैयार है। मैंने उस दिन आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला एग्जांपल बताया था 229 में, तो सेम चीज है। तो अगर ऐसा कोई भी केस है जहां पे अक्यूज मानने को तैयार है तो उसको समन्स भेजे जाते हैं और उसको बोला जाता है। इसमें पता है जनरली क्या होता है कि जो अक्यूज होता है वो पेटी ऑफेंसेस में खुद से ही पहले से एक अमाउंट और एक लेटर भेज देता है विद अपॉलजी या कह लो एडमिशन ऑफ गिल्ट, प्ले ऑफ गिल्ट के साथ। तो कोर्ट क्या है उसको सॉर्ट कर देता है, जो भी फाइन होता है वो उसमें डिडक्ट कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है आप इतने टाइम में ये फाइन जमा कर दीजिए। तो ये समन्स केस में प्रोविजन है कि जब पेटी ऑफेंसेस में बिना अक्यूज के अपीयर हुए वो अपने एडवोकेट के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू या पोस्ट के थ्रू क्या कर सकता है, फाइन पे कर सकता है एंड देयर इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू अपीयर। तो इसी केस में जब हम 351 देख रहे थे तो यहाँ पे भी अगर अक्यूज्ड की पर्सनल अपीयरेंस ही नहीं मैंडेटरी की गई है तो इन दैट केस द लॉ इज अलाउड। और भी जगहों पे पर्सनल एक्सपीरियंस को डिस्पेंस किया जाता है, बट इस केस में भी अगर पर्सनल अपीयरेंस डिस्पेंस की गई है तो इन दैट केस द लॉ सेज कि आप उसको 351 का एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है। ठीक है। कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट in absence of accused in petty cases। ठीक है। तो इसमें सीधा कहता है कि वो क्या कर सकते हैं कि पोस्ट से या मैसेंजर के थ्रू एक रिटन प्ली दे सकते हैं, रिटन प्ली दे सकते हैं दैट, और उसके साथ में अमाउंट ऑफ फाइन को पे कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ फाइन को पे कर सकते हैं दैट दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफेंस एंड दे आर पेइंग द फाइन। तो हाँ, यहाँ पे हम बिना अक्यूज को कोर्ट में बुलाए उसके साथ डिसीजन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो रूटीन प्रोसीजर था उसके अंदर 277 आता है। अगर वो नॉट कन्विक्टेड हुआ, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड मतलब प्ली ऑफ गिल्ट पे आपने उसको कन्विक्ट नहीं किया या पेटी ऑफेंस में उसने अपने ऑफेंस का एक्नॉलेजमेंट नहीं किया, तो ऐसी केस में आप सारे एविडेंस लेंगे। ऑल एविडेंस आर टू बी टेकन फॉर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन प्लस डिफेंस दोनों के सारे एविडेंस लिए जाएंगे और 278 में आपका अक्विटल या कन्विक्शन हो जाएगा। सेम चीज बस है, थोड़ा सा इसमें फॉर्मल चार्ज नहीं फ्रेम होते हैं और अलग से डेट ऑफ विटनेसेस और सब नहीं दिया जाता है। जब भी आते हैं तो वहीं से काम शुरू हो जाता है, थोड़ा सा स्पीडी होता है और पिटी ऑफेंसेस में विदाउट द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड आप उसको लाइबल कर सकते हैं। तो अक्विटल और कन्विक्शन हो जाएगा और इसके आगे आप कर जाएंगे। ठीक है। अब यहां पे बात आती है, जैसे पिछले में अपन ने पढ़ा था वैसे ही वारंट्स केस में जैसे अपन ने पढ़ा था वैसे ही यहां पे भी आता है 279। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट। ऐसी परिस्थिति में 30 डेज का टाइम दिया जाएगा अपीयर होने के लिए। अगर 30 डेज में कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता है तो अक्यूज्ड का अक्विटल हो जाएगा। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो प्रोविजन है वो आपको अक्विटल दे रहा है और वहां पे अगर नहीं आता है तो डिस्चार्ज दे रहा है। ठीक है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, 30 डेज में अगर नहीं आएंगे तो यहाँ पे आपका अक्विटल हो जाएगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन और आता है 280 और 281। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 280 और 281। ठीक है। हालांकि थोड़ा अलग अलग बात करते हैं बट दोनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। इनको समन्स केस में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। सेक्शन 280 बात करता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट की। किसकी बात करता है? विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। तो ये तो सिंपल कहता है कि अगर कंप्लेनेंट चाहे तो कभी भी अपनी कंप्लेंट को बिफोर द फाइनल जजमेंट विड्रॉ कर सकता है विद द रीजंस जो भी उसके हैं, और अगर उसने विड्रॉ किया तो अक्यूज्ड विल बी अक्विटेड। ठीक है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा नहीं जानना है, इतना बस जानिएगा, बट इसका सेक्शन नंबर पूछा जाएगा कि विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट कहां होती है। ये कंप्लेंट विड्रॉ 280 में होती है। इंपॉर्टेंट है 281। 281 एक अलग तरह की पावर है जो कहती है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब होता है कि आपके यहां सामने समन्स का केस चल रहा है,
ठीक है, इट हैज टू बी अ समन्स केस, समन्स केस अदरवाइज देन ऑन अ कंप्लेंट, अदरवाइज देन ऑन अ कंप्लेंट, देन ऑन अ कंप्लेंट, मतलब एक पुलिस रिपोर्ट केस है, एक पुलिस रिपोर्ट केस है, अदरवाइज देन ऑन अ कंप्लेंट है। यहां पे अथॉरिटी कौन सी है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो कि सीजीएम के द्वारा एम्पावर्ड है। ये दोनों होती हैं अथॉरिटी। और एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज, at any stage after recording the reasons, after recording the reasons आप क्या कर सकते हैं, स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि इसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिल रहा है और अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास पावर है टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स। बस इसमें एक ही सवाल आता है कि अगर समन्स केस अदरवाइज देन ऑन अ कंप्लेंट by judicial magistrate first class second class empowered by the CGM at any stage of the proceeding after recording the reasons of the same, the magistrate has the power to stop the proceedings. लेकिन if the proceeding are stopped after the evidence, after the evidence of principal witnesses, प्रिंसिपल विटनेसेस जनरली आपके जो विक्टिम होता है या अक्यूज्ड होता है, और इन अदर केसेस, इन अदर केसेस कहते हैं कि अगर आपने प्रिंसिपल विटनेसेस के, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के हो चाहे वो डिफेंस के हो, उनके अगर एग्जामिनेशन कर लिए हैं, सो दिस विल हैव द इफेक्ट ऑफ अक्विटल। और अगर द प्रिंसिपल विटनेसेस हैव नॉट बीन एग्जामिन्ड, तो इन दैट केस इट विल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये सबसे जो है ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है आपके समन्स केस में, कि बार बार क्योंकि सबको कंफ्यूजन होता है, तो उसमें यही आता है कि द मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स अंडर 281, बट इफ द मैजिस्ट्रेट हैव स्टॉप्ड द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 281 before the principal witnesses have been examined, तो the result of the stoppage of proceedings will be, तो उसका आंसर होगा डिस्चार्ज। बट इफ द प्रिंसिपल विटनेस हैज बीन एग्जामिन्ड, तो द रिजल्ट ऑफ द स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग विल बी द अक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड। तो इस बात को आप रट लीजिएगा, ये एक सवाल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है पेपर में आने की, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये हमारा सेक्शन नंबर 281, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और है 282, वो तो छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है वो भी। 282 सिंपल बात कहता है कि सर आपने एक समन्स केस से समन्स केस को ट्रायल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर समन्स केस का आप ट्रायल कर रहे हो और कोई भी समन्स केस है जिसमें 6 मंथ से ऊपर का पनिशमेंट है, जिसमें 6 मंथ से ऊपर का पनिशमेंट है, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस द लॉ सेज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अगर उनको लगता है तो वो किसी भी समन्स केस को वारंट्स केस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका ट्रायल वारंट्स केस के द्वारा कर सकते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो दे हैव द पावर टू रिकॉल और री एग्जामिन एनी विटनेस दैट हैज बीन ऑलरेडी एग्जामिन्ड। तो ये जो 282 है वो सिंपल बोलता है, लेकिन हर केस में नहीं हो सकता, सिर्फ उन समन्स केस में हो सकता है जिनमें द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस इज मोर देन 6 months अप टू 2 years। इन दैट केसेस, if the magistrate feels that this is a serious offense or a more detailed trial is required, he may convert the summons case into a warrants case in the interest of justice, and when he does so, he has the power to recall or re-examine any of the witnesses present there। बोलो, समझ में आया? नाउ इसके बाद बात आती है एक और ट्रायल की, जिसको हम बोलते हैं समरी ट्रायल। अब देखो, समरी ट्रायल थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, डिफरेंट चीज एज इन कि ये जनरली उन ऑफेंसेस के लिए है जिनको उस प्रोविजन में कहा गया है। या अगर आप ऐसा समझ लो कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें 3 साल से कम की सजा है जनरली, तो उसमें आपका समरी ट्रायल लगता है। अब समरी में समन्स और वारंट की बात नहीं है, समरी ट्रायल का मतलब है एक ट्रायल का प्रोसीजर है जो कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। रियली सॉरी। So the concept of summary trial is not dependent on summons case or a warrant offense, summons case or a warrant case. It is a specific type of procedure जो कि जनरली हेल्प करता है ऐसे केसेस में जहां पे आपको स्पीडी मैनर में डिस्पोजल ऑफ केसेस करना हो।
तो समरी ट्रायल के बारे में भी आपको 4-5 पॉइंट्स जानने हैं, बहुत ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं क्या है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल आपका शुरू होता है 283 से। 283 से 288 तक। ठीक है, ये समरी ट्रायल के बारे में। अब समरी ट्रायल के बारे में आपको 5-6 चीजें जाननी है और उसके बाद का कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले ये जानना है कि 283 कहता है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकती हैं, या कौन कौन से ऐसे मैजिस्ट्रेट और कोर्ट है जो समरी ट्रायल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीजीएम साहब समरी ट्रायल कर सकते हैं। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब समरी ट्रायल कर सकते हैं। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो भी समरी ट्रायल कर सकते हैं अगर वो इम्पावर्ड हैं, इम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट है, इम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट है। लेकिन लेकिन अगर वो कोई भी समरी ट्रायल करेंगे तो उनकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट की पावर है समरी ट्रायल के लिए, दैट इज ओनली फाइन और मैक्स और 6 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब जो भी ऑफेंसेस सिर्फ फाइन से हैं या अप टू 6 मंथ्स के इम्प्रिजनमेंट तक के लिए पनिशेबल है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑफेंसेस का ट्रायल जो है वो 384 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड 284 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कर सकते हैं। मतलब ये तो कोई भी कर सकते हैं जो लिस्ट दी हुई है, लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो कि एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट है, उनको अगर किसी भी ऑफेंस का समरी ट्रायल करना है तो वो सिर्फ उसी ऑफेंस का कर सकते हैं जिस ऑफेंस में या तो केवल फाइन दिया हो या फिर मैक्सिमम 6 महीने की सजा दी हो और फाइन के साथ। तो ऐसी ऑफेंसेस का ट्रायल जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा किया जा सकता है। मूविंग अहेड, व्हाट आर द ऑफेंसेस अंडर द समरी ट्रायल जिनका आप समरी ट्रायल कर सकते हो। तो यहां पे मैंने आपके लिए शॉर्ट में लिस्ट बना दी है, बहुत ज्यादा उसको रटने का जरूरत नहीं है। बट जैसे थेफ्ट है, थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू अप टू 20,000 रुपीज होती है। इसी तरीके से स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी को रखना, छुपाना, डिस्पोज ऑफ करना, इन सब चीजों अगर उसकी वैल्यू 20,000 रुपीज से ज्यादा है। हाउस ट्रेसपस के कुछ प्रोविजंस, मतलब कुछ क्लॉज जो हैं वो भी आते हैं इसमें। ब्रीच ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ पीस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और इन सारे ऑफेंसेस का अटेम्प्ट, अटेम्प्ट और अबेटमेंट, अबेटमेंट ये इसमें इंक्लूड है। और साथ में ही एक और जो भगवान जाने उसका लॉजिक क्या है, लेकिन सब जगह होता है, कभी सोचा है समय निकाल के पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, ट्रेसपास एक्ट, इन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल हो सकता है, इन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल हो सकता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन ऑफेंसेस का तो समरी ट्रायल हो ही सकता है। साथ में एक और चीज कही गई है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें लेस देन 3 इयर्स पनिशमेंट है, लेस देन 3 इयर्स पनिशमेंट है, और अक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी देने के बाद, अपॉर्चुनिटी देने के बाद कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि हम इसको समरी वे में करेंगे, हम इसको समरी वे में करेंगे। ठीक है, और अगर कोर्ट ने डिसाइड किया कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो 3 साल से कम पनिशेबल है, अक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी दी गई थी, और उसके बाद कोर्ट के डिस्क्रिशन में कोर्ट ने ये डिसाइड किया दैट वी विल बी डिसाइडिंग दिस केस और ट्राइंग दिस केस इन अ समरी मैनर, सो नो अपील शैल लाई, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द डिसीजन, अगेंस्ट द डिसीजन टू समरी ट्राई, टू समरी ट्राई। मतलब जजमेंट के अगेंस्ट तो अपील लाई करेगी ही करेगी, अगर कन्विक्शन एक्विटल हुआ तो उसकी अपील तो एज इट इज लाई करेगी। लेकिन इफ द कोर्ट डिसाइड्स आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द अक्यूज्ड टू ट्राई एनी केस इन अ समरी वे, सो द डिसीजन ऑफ द कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंस इन अ समरी वे विल नॉट बी क्वेश्चन इन अपील। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद
ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि समरी प्रोसीजर में भी जो है आप समन्स केस का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। समरी में भी समन्स केस का कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्ट बस एक चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा 285 में, कि ये जो समरी सेंटेंस समरी ट्रायल होता है, इसमें जो मैक्सिमम सेंटेंस होता है दैट कैन बी ऑफ 3 मंथ्स। मैक्सिमम सेंटेंस कैन बी ऑफ 3 मंथ्स। अब इसमें क्या होता है और फर्क क्या होता है, तो इसमें और ज्यादा फर्क ये होता है कि जो जजमेंट वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा रीजनिंग देने की जरूरत नहीं होती, और एविडेंस भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करके उनका डिटेल्ड एनालिसिस नहीं होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस ऑफ एविडेंस लिखते हो कि भाई ये एविडेंस थे और ये लगा, प्लस ब्रीफ रीजंस फॉर द जजमेंट, ब्रीफ रीजंस फॉर द जजमेंट, तो ये भी वैलिड होता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दैट शैल बी रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में ये जजमेंट दिया जा सकता है। तो दैट इज नोन एज समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर में आपसे सिर्फ 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे। पहला ये पूछा जाएगा कि समरी प्रोसीजर अगर फॉलो किया गया है तो आपको मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट कितना हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। उसके अलावा कौन से ऑफेंसेस का हो सकता है, तो एनी ऑफेंस दैट इज लेस देन 3 इयर्स, अक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील नहीं लाई करेगी। और जो अथॉरिटीज हैं टू डू द समरी ट्रायल दैट आर सीजेएम, जेएमएफसी, जेएमएससी, लेकिन जेएमएससी के पास पावर होती है सिर्फ उन अपराधों की जिनके पास फाइन और 6 मंथ्स के लिए इंप्रिजनमेंट है। उसके अलावा ऑफेंसेस अगर पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, बट दैट इज द कंप्लीट लॉ विद रेफरेंस टू समरी ट्रायल। तो आपको बस इतने यही 3 4 चीजें जाननी है एंड यू विल सेल थ्रू, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो, वो आता है प्ली बार्गेनिंग का। तो बताओ समरी ट्रायल में तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। नो बहुत सर। छोटा है, उसमें यही यस दो सर। तीन सवाल आते इजी हैं, है सर। कुछ और नहीं आएगा। तो जरूरी नहीं है हर कंसेप्ट में हम बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाएं। दीज आर जी सर। हल्के कंसेप्ट एंड यू विल डू इट। ठीक है। अब आपको दिखाता हूं मैं जादू। ठीक है। सबको जादू पसंद है ना। एक बड़ा सा चैप्टर है प्ली बार्गेनिंग का। ठीक है। और अभी हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे और आप देखेंगे कि 300 तक के, 299 300 तक के जो सेक्शंस हैं प्ली बार्गेनिंग के, वो ऐसे झट से 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे, जैसे कल कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल खत्म हुआ था। कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल से भी और जल्दी खत्म हो जाएगा प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, दैट इज प्ली बार्गेनिंग। ठीक है। दैट इज प्ली बार्गेनिंग। अब प्ली बार्गेनिंग भी ओवरऑल पूरा पढ़ा दूंगा, सिर्फ आप ध्यान देना इसके बाहर का कोई सवाल नहीं आएगा, इसके बाहर का कोई भी सवाल नहीं आएगा। प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। चैप्टर 23, चैप्टर नंबर वगैरह भी इसके याद रखना, पूछे जा सकते हैं। 290 से ये 300 तक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बस चेक कर लेंगे। 290 से 300 है। ये एक हमारे जस्टिस साहब थे मलिमत, जस्टिस मलिमत साहब। 289 से 300। 289 से, थैंक यू। मालिमत साहब की कमिटी जो थी, उस कमिटी की रिकमेंडेशंस पे ये प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है। प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है सीधा भाषा में दैट यू आर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग विद द कोर्ट इन द सेंस कि यू हैव एक्नॉलेज्ड द गिल्ट on in exchange of lesser punishment. So you have said to the court that I have committed the offense and I acknowledge that and I want a lesser sentence, जिसके बदले में आई एम रेडी टू गिव विक्टिम कॉम्पनसेशन और बाकी सारी चीजें। देखो यार, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रिमिनल लॉ की, इस बात को समझना आप, कि एक तरफ तो ये बात समझ में आती है अगर किसी ने किसी के साथ ऑफेंस किया है तो उसको सजा होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मान लीजिए किसी के साथ भी कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है तो उसके रिहैबिलिटेशन भी जरूरी होता है। कहने का मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट सेंडिंग द अक्यूज टू द जेल, दैट इज इंपॉर्टेंट, अक्यूज को पनिश करना इंपॉर्टेंट है, बट वॉट अबाउट द रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। फॉर एग्जाम्पल, इसमें तो ये नहीं आएगा, प्ली बार्गेनिंग में ये वाला एग्जाम्पल नहीं आएगा, बट समझने के लिए, अगर किसी महिला के साथ अनफॉर्चुनेट रेप हुआ है तो सजा मिलेगी 100%। 10 साल की सजा दो, 20 साल उसको डेथ सेंटेंस दे दो,
बिल्कुल सही है, देना चाहिए अक्यूज्ड को, लेकिन डेफिनेटली द जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, द वुमेन हैज गॉट द जस्टिस, बट व्हाट अबाउट हर रिहैबिलिटेशन? उसको मॉनेटरी वे में भी आपको कॉम्पनसेट करना चाहिए सो दैट शी कैन हैव अ डिग्निफाइड लाइफ। हम देखते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कॉम्पनसेशन के प्रोविजंस नहीं है। आगे हम कॉम्पनसेशन के प्रोविजंस देखेंगे, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम भी देखेंगे, दे आर डेफिनेटली गिवन। बट हम अक्यूज से भी ले सकते हैं अगर वो तैयार है देने के लिए। तो प्ली बार्गेनिंग का मतलब यही होता है, इंटेंट यही होता है कि आप प्ली बार्गेनिंग में जो है आपने ऑफेंस को माना एंड यू हैव सेटल्ड फॉर अ लेसर सेंटेंस, और आपने कॉम्पनसेशन वगैरह विक्टिम को दिया। सो दैट इज एन अरेंजमेंट काइंड ऑफ थिंग, जो कि हम प्ली बार्गेनिंग में पढ़ते हैं। अब प्ली बार्गेनिंग जो है उसको समझेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले प्ली बार्गेनिंग के लिए तीन चार इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उन्हीं ऑफेंसेस में लगता है विच आर पनिशेबल लेस देन 7 ईयर्स। लेस देन 7 ईयर्स के ऑफेंसेस में प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट लगता है। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस अगेंस्ट द कंट्री पे नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे ऑफेंस जो हमारे देश की इकोनॉमी या हमारे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंपैक्ट कर रहे हैं, इन पे प्ली बार्गेनिंग नहीं लगता है। विमेन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंसेस पे प्ली बार्गेनिंग नहीं लगता है, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग नहीं लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। और एक और चीज याद रखनी है कि अगर आपका प्रीवियस कन्विक्शन है, प्रीवियस कन्विक्शन है फॉर सेम ऑफेंस, तो भी आपको प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, बस सिर्फ चार चीजें याद रखनी। जो मैं बताता जाऊं इसके बाहर का प्ली बार्गेनिंग से जो है सवाल नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं प्ली बार्गेनिंग का चार्ट। प्ली बार्गेनिंग का चार्ट ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, फॉर प्ली बार्गेनिंग, पीबी लिखा है, पीबी मतलब प्ली बार्गेनिंग, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। तो लॉ कहता है कि चार्ज फ्रेम होने के 30 डेज फ्रॉम चार्ज फ्रेमिंग, फ्रॉम चार्ज फ्रेमिंग आप प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हो। चार्ज फ्रेमिंग प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हो, ठीक है। उसके साथ में अब जब आप प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाओगे तो इस एप्लीकेशन में आप ब्रीफली डिस्कस करोगे, ब्रीफली यू विल डिस्कस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, और साथ में आप जो है एक एफिडेविट लगाओगे। अक्यूज्ड के द्वारा एप्लीकेशन लग रही है, एक एफिडेविट लगाओगे, जिस एफिडेविट के अंदर लिखा होगा कि आपने जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन करी है वो वॉलेंट्री तरीके से है और आपका कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, प्रीवियस कन्विक्शन फॉर सेम ऑफेंस नहीं है। ये दोनों चीजें आपको एफिडेविट पे लिख के देनी है। सपोजिटली यू हैव फाइल्ड द प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन अलोंग विद एफिडेविट, तो उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन में आपको क्या होगा, कोर्ट विल इशू नोटिस, कोर्ट विल इशू नोटिस, किसको किसको, टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अक्यूज्ड, दोनों को अपीयर होने के लिए बोलेगी अगर कोर्ट के पास प्ली बार्गेनिंग की कोई एप्लीकेशन आई है। उसके बाद कोर्ट जो है वो इन कैमरा एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड करेगी, इन कैमरा एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड। इसका उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ वॉलेंट्री नेचर को समझना, क्योंकि उसको सजा मिल रही है ऑन द प्ली ऑफ गिल्ट। सो द कोर्ट हैज टू बी सेटिस्फाइड, जिस तरह से हम लोग कन्फेशंस में कर रहे थे उस तरीके से द कोर्ट हैज टू बी सेटिस्फाइड दैट द नेचर ऑफ द प्ली बार्गेनिंग इज वॉलेंट्री, और ऐसा नहीं है वकील साहब के कहने पर ही यह काम किया जाने वाला है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड एज टू द वॉलेंट्री नेचर, कि ये जो प्री बार्गेनिंग की एप्लीकेशन है ये वॉलेंट्री थी, ठीक है, या फिर नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड का मतलब कोर्ट को लगता है कि इट वॉज नॉट वॉलेंट्री। इफ इट वॉज नॉट वॉलेंट्री तो ऐसी परिस्थिति में तो दे विल स्टॉप प्ली बार्गेनिंग और रिज्यूम द ट्रायल, रिज्यूम द ट्रायल। वैसे ही है, रिज्यूम द ट्रायल, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि आप जो है जो वॉलेंट्री तरीके से आपने ये प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाई है,
तो इन दैट केस द लॉ विल से दैट यू गो फॉर प्रोसीड फॉर म्यूचुअली या म्यूचुअल satisfactory disposition डिस्पोजिशन म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी। ठीक है, याद रखने के लिए एमएसडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमएसडी, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन 60 डेज में कंप्लीट किया जाएगा। कितने दिन में? 60 डेज में। इस म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के अंदर कौन कौन बैठेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आईओ को भी बुलाया जा सकता है, अक्यूज होगा, विक्टिम होगा, इनफैक्ट अक्यूज अपने लॉयर को या एडवोकेट को भी साथ में रख सकता है। 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कोर्ट सेड कि आप एमएसडी करिए, जो भी डेट दी गई है 60 डेज में आपको एमएसडी करनी है। अब दो बातें होंगी, या तो एमएसडी हैज बीन वर्कड आउट मतलब आप दोनों ने मिलकर सब डिसाइड कर लिया कितना कॉम्पनसेशन सामने वाले को चाहिए, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये सारी चीजें डिसाइड हो गई हैं। और नॉट वर्कड आउट, दो चीजें होंगी, या तो वर्कआउट हो जाएगा या तो नॉट वर्कआउट होगा। अगर नॉट वर्कआउट होगा तो रिज्यूम ट्रायल हो जाएगा। रिज्यूम ट्रायल हो जाएगा, ट्रायल तो करना ही है कोर्ट को, तो ट्रायल कोर्ट करेगी। लेकिन अगर वर्कआउट हो गया है तो इस पे केस को डिस्पोज कर दिया जाएगा, डिस्पोजल ऑफ द केस। सो द आइडिया इज कि जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन है, एमएसडी है, उसकी एक कॉपी लगाई जाएगी जजमेंट में, और उसके बाद कहा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द केस हम क्या करते हैं, हम अक्यूज को सेंटेंस करेंगे। ठीक है, इसके बाद दो सेक्शंस आपको इसमें और याद रखने। एक है सेक्शन 295 जो कहता है फाइनैलिटी ऑफ द जजमेंट। फाइनैलिटी ऑफ द जजमेंट कि इस जजमेंट की कोई भी, अगर एमएसडी पे कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आया है तो देयर कैन बी नो अपील, नो अपील एक्सेप्ट 136 में आप एसएलपी फाइल कर सकते हो, या 226 या 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट फाइल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी अपील जो है, अगर आपका डिस्पोजल ऑफ द केस हुआ है तो इन दैट केस यू कैन नेवर अपील अगेंस्ट द एमएसडी और द प्ली बार्गेनिंग। 299 प्रोटेक्शन देता है अक्यूज्ड को कि अक्यूज्ड के जो स्टेटमेंट्स हैं, अक्यूज्ड के जो स्टेटमेंट्स हैं, मान लीजिए सिंपल बात है, वो बेचारा एमएसडी के लिए गया म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के लिए, वहां उसे सारी बात निकलवा ली गई, फिर विक्टिम ने मना कर दिया कि हम एमएसडी नहीं कर रहे हैं, और बाद में उसी का स्टेटमेंट उसी के खिलाफ यूज कर रहे हैं कि देखो इसने तो कन्फेस किया था किसने ऑफेंस किया है। तो जब भी आप कॉम्प्रोमाइज के कंसेप्ट में जाते हो, चाहे सिविल लॉ में चाहे क्रिमिनल लॉ में, तो जो कॉम्प्रोमाइज में बातें कही जाती हैं उनको आप प्रोसीडिंग्स में नहीं यूज कर सकते हो। तो द अक्यूज्ड का स्टेटमेंट जो है कैनॉट बी यूज्ड, कैनॉट बी यूज्ड इन एनी प्रोसीडिंग। ठीक है, और प्ली बार्गेनिंग का जो कंसेप्ट है वो जेजे एक्ट पे नहीं अप्लाई होता है, नॉट ऑन जेजे एक्ट। दैट इज इट, दैट इज इट। There is no point of plea bargaining outside this, and there can be no question outside this chart. मैं फिर से समझाता हूं एक बार, जल्दी में, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो, प्ली बार्गेनिंग का मतलब है बार्गेनिंग करना। ठीक है, बार्गेनिंग आप सभी को आता होगा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे आपने बोला है कि आप ऑफेंस को मान रहे हो, सामने वाले को कॉम्पनसेशन दे रहे हो, और बदले में हमें कम सजा दे दी जाए। ठीक है, या प्रोबेशन और गुड कंडक्ट पे छोड़ दिया जाए। तो सबसे पहली चीज, 7 साल से कम के ऑफेंसेस में ही प्ली बार्गेनिंग लगता है, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे नहीं लगता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंसेस पे नहीं लगता है, और अगर आपका प्रीवियस कन्विक्शन है सेम ऑफेंस का तो प्ली बार्गेनिंग नहीं लगेगी। वरना जो अक्यूज है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जिस दिन चार्ज फ्रेम हुए 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग लगाएगा। प्ली बार्गेनिंग में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस लिखा जाएगा, और साथ में एक एफिडेविट लगाया जाएगा कि आपकी जो प्ली बार्गेनिंग है दैट इज वॉलंटरी इन नेचर एंड देयर इज नो प्रीवियस कन्विक्शन दैट एग्जिस्ट। अगर कोर्ट को ये एप्लीकेशन मिलती है तो कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अक्यूज दोनों को नोटिस देगा। जब अक्यूज्ड आएगा तो अक्यूज्ड का इन कैमरा विदाउट एनी अदर पर्सन उसका एग्जामिनेशन करेगा कि उसने वॉलंटरी प्ली बार्गेनिंग की है, ऐसा तो नहीं है किसी के डर दबाव में की है। इफ ही इज सेटिस्फाइड, इफ नॉट सेटिस्फाइड, तो ही विल रिज्यूम द ट्रायल, प्ली बार्गेनिंग खत्म हो जाएगा। बट इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन हैज बीन वॉलंटरी मेड, तो वो बोलेगा कि आप लोग एमएसडी के लिए जाइए, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के लिए। 60 दिन के अंदर आपको एमएसडी करनी है, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आईओ, अक्यूज्ड और विक्टिम
चारों हो सकते हैं, इनफैक्ट अक्यूज का एडवोकेट भी हो सकता है। यहां पे अगर वर्कआउट हो गई या नहीं वर्कआउट हुई, अगर नहीं एमएसडी वर्कआउट हुई, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन का मतलब वहां पे अक्यूज सॉरी बोलता है गलती हो गया, बोलता है कि हम कॉम्पनसेशन देने को तैयार है, हमें माफ कर दीजिए और फलाना ढिमकाना। तो अल्टीमेटली इफ इट इज नॉट वर्कड आउट, यू रिज्यूम द ट्रायल। बट इफ इट इज वर्कड आउट, देन द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। और अगर केस डिस्पोज ऑफ हो गया एमएसडी के आधार पे, देयर कैन बी नो फर्दर अपील एक्सेप्ट 136 टू 26 टू 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अक्यूज के किसी बयान को यूज नहीं किया जाएगा और जेजे एक्ट पे ही अप्लाई नहीं होगा। क्यों? हिला दिया ना? दैट इज द लॉ विद रेफरेंस टू प्ली बार्गेनिंग। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, और कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।